प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजर ऑक्यूर्स। क्या होगा? तो बाह्य निषेचन का बात हुआ तो मेढक में होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से हर एक बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक यानी कि गैमीट जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होते हैं। इसलिए कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैमीट्स आर जनरली ऑफ व्हिच टाइप्स, कौन सा? हैप्लॉइड होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा दो। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। ये रहा, केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी होता है? बता दो आप लोग। केचुआ यानी कि अर्थवर्म जो होता है वो कैसा एनिमल होता है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है या फिर नपुंसक है? केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बाइसेक्सुअल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर सवाल है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? जब नर और मादा दोनों भाग ले रहा है इसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर सिर्फ सिंगल पेरेंट भाग लेता, एक प्राणी भाग लेता, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 6 नंबर सवाल देखिए, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र यानी कि Which animal the menstrual cycle occurs? क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात, और एक हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा होता है ओस्ट्रल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात हो तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इन सभी में होता है। लेकिन अगर हो कि ओस्ट्रल साइकिल क्या होता है, तो वो होता है बकरी में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, ये सब में होता है, वो होता है ओस्ट्रल साइकिल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बता देंगे। 7 नंबर सवाल है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा दो। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? बता दो क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर यह होता है जनन कोशिका के विभाजन से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर होगा जो आपके सामने है, बता दो भ्रूणपोष क्या होता है? ये तो बहुत आसान है। भ्रूणपोष क्या होता है? पहले तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूणपोष मतलब होता है भ्रूण को पोषण देना, और ये हमारा त्रिगुणित होता है यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल है। देखिए एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली रहे तो हवा के द्वारा होता है, एंटोमोफिली रहे तो कीड़ा के द्वारा होता है। तो क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ये रहा 10 नंबर सवाल है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बहुत सारे बच्चे हैं कि गलत लगाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। कमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा? आप जल लगाओगे लेकिन गलत है, ये कीटों के द्वारा होता है। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे गेस्ट पेपर में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए अच्छे से याद कर लो। कमल में परागण कीटों के द्वारा होता है, ना कि जल के द्वारा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 11 नंबर सवाल है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? बता दो आप लोग फटाफट से।
व्हाट इज द सर्कल ऑफ ग्लोब्यूल कॉल्ड, क्या होगा, विजांड के विरुद्ध को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलिए, देखते हैं 70 में आप लोग कितना सही कर पाते हो। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लास हम आपके लिए डेली लाते हैं। और क्लास को सभी बच्चे पहले एक बार लाइक भी कर देना। देखो इनमें से किसका पुष्पासन खाया था, पुष्पासन सेब का खाया जाता, किसका, सेब लगा रहे हो बच्चों, ऑप्शन बी लगा लो तो आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है आपके सामने। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 13 का बी लगाने वाले बच्चे का सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, यह द्विगुणित संरचना कौन सा है, द्विगुणित संरचना बता दो आप लोग, फटाफट से बता दो द्विगुणित संरचना कौन सी है। तो यह होगा युग्मनज, क्योंकि यह हमारा क्या होता है, जायगोट जो होता है ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के संयोजन से, यानी कि मेल गेमिट हमारा क्या होता है, मेल गेमिट की बात करें तो एन होता है, और प्लस में क्या फीमेल गेमिट भी हमारा हैप्लॉइड होता है, एन प्लस एन बराबर 2n, जायगोट हो जाएगा। राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए इस क्लास का पीडीएफ आपको लास्ट में बता देंगे कहां मिलेगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है, वो होता है वायु कोष्टिका। क्या होता है, तो वायु कोष्टिका होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा 16 नंबर सवाल है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ये तो सभी बच्चे को पता होगा, बच्चा को पता होगा कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 9 मंथ का होगा। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 दिन का नहीं होता है, 90 दिन का भी नहीं होता, 7 माह का भी नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है बता दो आप लोग। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड्रोजन जो उद्दीपित करता है शुक्राणु जनन को, किसको, शुक्राणु जनन को। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। इतना आसान सा सवाल देखो भाई, गैमीट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस। राइट आंसर ए में दिखाई दे रहा क्या, 18 का जो सही जवाब है विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया, प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किसमें होती है बता दो, वो होते हैं मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प नंबर बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो कहलाता है जनसंख्या अवनपन कहलाता है। राइट आंसर कौन सा, तो बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ओके चलिए पॉपुलेशन डिक्लेन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि हमारा बांध्यकरण है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कॉपर टी का कार्य क्या होता है। कॉपर टी का कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को क्या करना, रोकना। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोकना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा निषेचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि निषेचन से आप लोग क्या समझते हैं, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन बोलते हैं, इसको भी आप लोग याद रख लो। चलिए फिर 23 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 23 नंबर सवाल कह रहा है कि जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है। जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलेगा, तो पोपिलोमा विषाणु के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पेपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 24 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 24 नंबर सवाल है, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था। आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, सभी बच्चे को पता होगा, मेंडल साहब ने दिया था। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर पूछे ये आनुवांशिकता जो शब्द है, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया है, ये दिया है बेटसन साहब, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है आपके सामने, मानव नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है। मानव नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है। 25 का राइट आंसर बता दो बच्चों, क्या होगा, यह किया जाता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 26 नंबर सवाल देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को क्या करता है, तो रोकता है। किसमें रोकेगा भाई। इस प्रश्न को एक बार ऐसे पूछा गया था कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव
को दबा देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एपिस्टेसिस बोलते हैं। और इसी प्रश्न को घुमा के ऐसे भी पूछ दिया तो वही आंसर तो हमारा वही होगा, कौन सा, एपिस्टेसिस बोलते हैं, तो एपिस्टेसिस ही होगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। देखो मेंडल ने कार्य किया, मेंडल ने किस पर कार्य किया था, उद्यान मटर पर, मेंडल ने कार्य किया था उद्यान मटर पर, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या करिएगा सारे बच्चे याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 28 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का कौन सा एक अपवाद है, क्या वो प्रभाविता है, युग्मक की शुद्धता है, स्वतंत्र अपव्यूहन है, या फिर सहलग्नता। ये हमारा सहलग्नता जो है ये मेंडल के नियम का एक अपवाद है, सही जवाब सी होगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है, वो हमारा कौन सा होता है, बता दो आप लोग। ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, सभी बच्चे बता दो, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो हमारा ओ होता है। कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, बता दो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का कौन सा उदाहरण है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का कौन सा उदाहरण है, वो है त्वचा का रंग, क्या है, त्वचा का रंग है, सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, क्या वो एक है, दो है, तीन है, चार है, तो मैं बता दे रहा हूं, एक कौन सा होता है, जेड वाई तथा ए होता है, क्या होता है, जेड होता है, वाई होता है और ए होता है, कितना हुआ, तीन ही तो हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगा सकते हैं, सही जवाब है। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है, सभी बच्चे को पता होना चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, सही जवाब क्या होगा, तो विकल्प नंबर ए होगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता, किसको नहीं पहचान पाता, बता दो आप लोग, वर्णांधता में रोगी किसको नहीं पहचान पाएगा, 33 का राइट आंसर बता दो, ये लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, लाल और हरे रंग को ये पहचान नहीं पाता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 34 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 34 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने है, बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को। देखो क्या कह रहा है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है, तो इसमें क्या पूछा गया, सहलग्नता समूह उस कोशिका के लिए क्या होगी, यह होता है 7, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 35 नंबर सवाल है, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत 32% होगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए 36 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब, इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, कौन सा होता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डीएनए के लिए अगर पूछ दे आपके बोर्ड एग्जाम में तो लगा देना, एक होता है डीएनए, उसके बाद कौन सा एक होता है आरएनए, आरएनए और डीएनए में जो पाया जाता है, अगर एजीसीटी ये क्या होता है, ए और जी और सी और टी ये क्या होता है, ये डीएनए में पाया जाता है, और ये होता है एजीसीयू, ये क्या होता है एजीसीयू, अब देखो सी यहाँ एजी और कौन सा होगा सीयू हो जाएगा, एजीसीयू। अब लगा लो, देखो ये पूछा गया आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में जो नहीं पाया जाता ये कौन सा है, थायमिन है, कौन सा, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है, लेकिन इसमें थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि थायमिन कहां दिया गया है, ये थायमिन आरएनए में नहीं होता, आरएनए के लिए पूछा गया है, अगर डीएनए के लिए पूछता तो थायमिन इसमें है तो लगा देते। देखो आरएनए में कौन कौन है, तो साइटोसिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइटोसिन हो जाएगा, एडेनिन भी है यहाँ पे तो एडेनिन लगा देंगे, ग्वानिन भी यहाँ पे है तो ग्वानिन भी लगा देंगे, लेकिन ये थायमिन इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें थायमिन नहीं है सर जी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लियेजेज के द्वारा, न्यूक्लियेजेज के द्वारा, विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल है आपके सामने, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस पर, आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है, आगमन पर भी निर्भर करता है, बहिर्गमन पर भी निर्भर करता है, स्थानांतरण पर भी निर्भर करता है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 39 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 39 नंबर सवाल कह रहा है
फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखी है? तो ये लिखा है लेमार्क ने। क्या लिखा है? लेमार्क ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ये होगा बच्चा पार्टी, जो कि 1809 में जेबी लेमार्क ने इसको लिखा था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल है आपके सामने। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि एकिडना क्या होता है? एकिडना हमारा योजक करी है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है, तो सही जवाब क्या होगा? योजक करी हो जाएगा। एकिडना क्या है? योजक करी है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हमारा उत्परिवर्तन। क्या होता है? म्यूटेशन के कारण होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक करते चलिएगा। डायनासोर क्या होता है? डायनासोर अभी विलुप्त है। विलुप्त सरीसृप बोल सकते हैं। क्या है? तो विलुप्त सरीसृप है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सरीसृप है तो सरीसृप ही बोलेंगे। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है आपके सामने। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? बता दो आप लोग। क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है, मीरोजोइट होता है, क्रिप्टोजोइट होता है, या इनमें से कोई नहीं? 43 का राइट आंसर बता दो। ये होता है स्पोरोजोइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ये रहा 44 नंबर सवाल है। एंट अमीबा इनमें से क्या होता है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो ये हमारा प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। हमारे साथ बोलते भी चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ दोहराते भी चलो, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको अच्छे से दिमाग में सेट होते चलेगा। ओके जी। चलिए, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी भाई महान नहीं हुआ है अभी तक, और जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करना है और सारे प्रश्नों को याद करके चलना है, और तब देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न छूट जाता है। देखो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो नहीं होता वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। टाइफाइड के लिए नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से, अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग है जो जब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वो हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर, यकृत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो विकल्प नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है। जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो कभी कभी लग जाता है, कभी कभी अगर कोई समय हो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ठंड लगने लगता है, बुखार की टाइप का हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये राइनो विषाणु के कारण होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। साधारण जुकाम, जिसको हम लोग साधारण ठंड बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है कौन है? विडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए, पुष्टि के लिए होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। बहुत अच्छे। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वुचरेरिया बैंक्रप्टी के द्वारा क्या होता है? मैंने बताया था कि नहीं? बता दो। वुचरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो हमारा क्या है? तो हेलमिंथ समूह का है। कौन सा? तो हेलमिंथ समूह का है। मैंने बताया था कि नहीं? हेलमिंथ समूह का है। मैंने बताया था कि नहीं? तो अब बता दो। वुचरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग को पैदा करता है, किसको? फाइलेरिया रोग। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया, लगा लो बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे वुचरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो किस ग्रुप का होता है? वो हेलमिंथ ग्रुप का होता है। तो बच्चों इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। कुष्ठ रोग होता है, क्षय रोग होता है, हैजा होता है, इनमें से सभी लगा लो। बी वाला से डी वाला सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बता दो क्या होगा। 51 नंबर सवाल है। निम्नलिखित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है? किसकी अनुवांशिक विविधता सबसे अधिक है? बता दो। आम की है। किसकी है? तो आम की है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी लगा लो। ओके चलिए 52 नंबर सवाल है आपके सामने। 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें कौन सा था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का जो नाम था रोजी था। क्या था? रोजी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने। ये रहा, बता दो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सा है? बता दो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सा है? तो वो है होल्स्टीन फ्रिजियन। राइट आंसर सी हो जाएगा। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। तो सारे बच्चे ध्यान में रखेगा। 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर सवाल है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? वो होता है जैविक खाद। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद। क्या होता है? जैविक खाद बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कितना बार मैं बता चुका हूं, विटामिन ए होता है। किसमें? सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस में। कौन सा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चे याद रखोगे। ओके चलिए
56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो यीस्ट का होता है। सभी बच्चे को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 नंबर सवाल है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत हमारा क्या होता है, 57 का राइट आंसर बताओगे क्या। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत हमारा क्या होता है, वो जीवाणु होता है, कवक होता है, साइनोबैक्टीरियम होता है, ये सब होता है। जीवाणु कहाँ है, जीवाणु कवक, जीवाणु या फिर कवक कौन सा, सी में दिया गया जीवाणु, कवक भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरियम भी हो सकता है। चलिए 58 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। इतना आसान सा सवाल पूछ दिया तो हम भी लगा देंगे ना, ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट रहे या फिर बी लिम्फोसाइट रहे, सब अस्थि मज्जा में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर सवाल है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला निम्न में से क्या होता है, एल्गी होता है, शैवाल होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, शैवाल हो जाएगा। क्लोरेला निम्न में से क्या है, शैवाल है। सही जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है, वो है एनाबीना के साथ। एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है, तो एनाबीना के साथ है बच्चों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 61 नंबर सवाल है। 61 नंबर सवाल देखिए, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जो कहलाते हैं वो जीन कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जीन कोष कहलाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछे 2 नंबर में भी पूछते कि जीन कोष क्या है, तो लिख देना किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जीन कोष कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, वो हमारा था तंबाकू। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, तंबाकू। राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 63 नंबर सवाल है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो वो बचाता है कपास को। क्राइजीन बॉल कृमि से कपास को बचाता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए, पौधे जो अम्लीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो कौन सा जलीय है वहां वातावरण में नहीं पाए जाते, वो कौन सा, ये बबूल कब से जलीय वातावरण में पाए जाने लगा, डी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 65 नंबर सवाल है, टिड्डा क्या है। टिड्डा हमारा क्या होता है, वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर होता है। राइट आंसर कौन सा, बी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, लेंटिक, लोटिक या फिर वेंथिक कहलाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है आपके सामने। 67 नंबर सवाल कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत कैसा होता है, एक दिशीय होता है। अगर हम यहाँ पे लिखे क्या, बकरी, यहाँ पे लिख दे हम क्या, घास लिख दे, घास को क्या खाती है, तो बकरी। घास को क्या, तो बकरी। अगर बकरी को लिख दिया हम शेर, तो क्या होगा, एक दिशीय होगा, मतलब एक दिशा है तो एक दिशीय होगा। राइट आंसर ए होगा। चलिए 68 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा, वो होता है हमारा कार्बन, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा चेन प्रॉपर्टी इसी में होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर सवाल, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। बहुत ही आसान है, असम है। असम में है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गेंडा अभ्यारण्य असम में है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर 70 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है 70 नंबर सवाल, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए। गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए या फिर गेंडा के लिए। शेर के लिए सही जवाब है, शेर के लिए यह प्रसिद्ध है बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगा लो। ओके जी, चलिए फिर बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके जी, और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपको पता होगा कि हम आपसे पैसा तो मांगते नहीं है, कुछ भी कहीं भी आपको हम पैसा नहीं मांगे हैं अभी तक। तो आप क्या करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके जी, इससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, जब जो हम आपके लिए क्लास लाने के लिए प्रेरित रहते हैं। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ।